वो 70 लाख का फ्लैट जो किसी ने ब्लैक मनी में खरीदा है ना, आप उसको मजबूरी में 1 लाख रुपए महीना पे रेंट पे लेते हो, और उसके बाद जो आपका हक का फ्लैट था उस पर आप एक कील भी ठोकने जाओ ना, तो वो करप्ट पॉलिटिशियन का मैनेजर आपको फोन करके गालियां देता है कि अब इस दीवार की रिपेयर का कॉस्ट आपको भरना पड़ेगा। एक वेलफेयर नेशन में आपके साथ, आप जो एक ईमानदार टैक्स पेइंग नागरिक है, उसके साथ ये हो रहा है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट से ही प्रांजल कामरा जी गलत हो गए। सो हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सोपती। आज इनकी वीडियो को एनालाइज करेंगे, जो इतने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, इनकी इलॉजिकल चीजें पकड़ने वाले हैं। तो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट सुनी जो कि एक मूवी पिक्चर का ट्रेलर लग रहा था, इसमें ये जो बात बोलते हैं ये स्टेटमेंट ही गलत है। सो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कहते हैं फ्लैट की कॉस्ट 70 लाख रुपए और उसमें मंथली रेंटल 1 लाख रुपए। इसका मतलब मंथली रेंटल 17% आ रहा है। अगर 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी ना सर, तो सारे लोग आपके स्टॉक्स छोड़कर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज टोटली रॉन्ग, इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आज अगर रियल एस्टेट की बात करें, 2 से 3% हाउसिंग रेजिडेंशियल किसी भी प्रोजेक्ट का रेट होता है। मैं 6 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रहता हूं, 1 लाख रुपए रेंट देता हूं। 1 लाख रुपए रेंट कैलकुलेट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, 1.5-2% से 3% से ऊपर रेंटल आता ही नहीं है। या बहुत अच्छी से अच्छी टाउनशिप भी होगी तो भी 4% मैक्स टू मैक्स। आपने इसे 17% पहुंचा दिया। अब चलते हैं हम आगे, इनकी वीडियो देखते हैं क्या ये बोलते हैं। सो सेकंड चैप्टर में ये हार्श ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, और ये ज्यादातर इंडियंस की, खास करके टियर 1 सिटीज के इंडियंस की ये सच्चाई है। वो घरों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम यहां तक कैसे पहुंच गए? क्या वो फैक्टर्स हैं जो जिंदगी भर आपसे मेहनत करवाने के बावजूद आपको आपके पसंद के घर से दूर रखते हैं? क्यों हो रहा है ये हाउसिंग स्कैम, हाउसिंग बबल बिल्ड कैसे हुआ? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बताऊंगा ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में, जिसको जान के ना आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, आपके होश भी उड़ेंगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा ना कि सच्चाई क्या है, तो उसी में छुपा रहेगा इससे बचने का और इसको ठीक करने का आंसर भी। तो इस वीडियो में ना सॉल्यूशन भी मिलेगा। हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज आप देख रहे हैं अच्छी वाली इन्वेस्टिंग विथ फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। अभी रिसेंटली न्यूज में था कि उदय कोटक ने 12 सी फेसिंग फ्लैट्स खरीदे लगभग 200 करोड़ रुपए में। इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आती है 2.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट से भी ज्यादा। कुछ दशक पहले 2.5 लाख में पूरा फ्लैट मिल जाता था, अब 2.5। देखो यार, क्या कंपैरिजन कर दिया इन्होंने। सबसे पहली चीज आप एक बात समझो, किसी ने 2,70,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में एल्ट माउंट रोड मुंबई में इन्वेस्टमेंट की, वो भी कोटक फैमिली विच इज वेल रिनॉन्ड। तो ये कह रहे हैं कि 2,70,000 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे किसी टाइम पे 2.5 लाख रुपए में घर आया था। कोई कंपैरिजन है यार? कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ऐसे तो मैं एक बात बोल दूं, अगर आप मोनाको की बात करो, वहां पर एवरेज आउट रेट है 5,249 रुपीज डॉलर, जो कि आता है 4.19 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट। यहाँ तो 4 लाख रुपए में किसी दशक में प्लॉट मिल जाता था। ऐसे ही मैं बात बोल दूं हांगकांग में, जहां पे 4,530 रुपीज डॉलर का पर स्क्वायर फीट का रेट है एवरेज आउट, मतलब 3.6 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट इंडियन रुपीज। तो मैं बोलूं 3,60,000 रुपए में तो एक टाइम में 1 एकड़ जमीन मिल जाती थी। यार कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इतने लॉजिकल आदमी हैं तो थोड़े से लॉजिक्स प्रेजेंट को मिलाकर जाइए ना। 25-30 साल पुराने रेट पे आज के कंपैरिजन में, वो भी एल्ट माउंट रोड के साथ करेंगे, यार मुझे लगता है बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। अब चलते हैं हम इनके नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें ये शेयर करते हैं ये हार्श ट्रुथ के बाद प्राइस टू इनकम रेशियो। लेट्स हियर इट आउट। तो इनकम रेशियो 5 है ना, तो ये बताता है कि एवरेज जो हाउस होल्ड इनकम है किसी शहर की, उससे 5 गुना प्राइस है उस घर में एवरेज हाउस के प्राइस का। यानी अगर उस शहर में हाउस होल्ड इनकम ऑन एन एवरेज 5 लाख है, तो एक ऑन एन एवरेज अफोर्डेबल घर 25 लाख का मिल रहा है। अब ग्लोबल मापदंड ये है कि अगर ये 5 टाइम्स तक है ना, तो ये मॉडरेट है, यहां तक का लेवल अफोर्डेबल है। यूएस में ये जो इंडेक्स है ये 3.6 पे है, यानी यूएस में तो घर अफोर्डेबल है। भारत में पता है क्या हाल है? जो पैरामीटर 5 पे होना चाहिए, जो रेशियो 5 पे होना चाहिए, वो 11 पे है। यानी घर थोड़ा बहुत हमारी पहुंच के बाहर नहीं है, घर डबल से भी ज्यादा प्राइस है जो उसको होना चाहिए टू मेक द हाउस अफोर्डेबल। यानी अगर ऑन एन एवरेज मैं 50 लाख का घर अफोर्ड कर सकता हूं, तो उस घर का प्राइस है
1.1 करोड़, बहुत ज्यादा पहुंच के बाहर। और ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसके कारण लोग जरूरत से ज्यादा कर्जे लेते हैं, डेट ट्रैप में फंसते हैं। अब आते हैं प्राइस टू इनकम रेशियो के बारे में बात की है इन्होंने लाइव एग्जांपल दिया यूएस का, जहां पे 3.6 प्राइस टू इनकम रेशियो था। मतलब बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, आप जितने पैसे कमाते हैं उसके मल्टीपल में कैसे आप पूरी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रेशियो है। तो इन्होंने इंडिया को कंपैरिजन किया यूएसए के साथ। यूएसए के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, जो पर कैपिटा इनकम यूएसए की और इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फिर मैं एक आपके सामने वेबसाइट का लिंक लगा रहा हूं, लिंक के साथ साथ एक पूरा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको बताता हूं इंडिया से भी ज्यादा प्राइस टू इनकम रेशियो कौन कौन सी कंट्रीज में है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्विट्जरलैंड में 11 है, जापान में 12.2 है, इसके साथ इजराइल में 13.7 है, रशिया में 14.3 है, साउथ कोरिया में 22.2 है, सिंगापुर में 23.2 है और हमारे नेबर चाइना में 28.5 है। तो हम तो 10.9 में है ना, आपने 11 बोला था, यहाँ पे भी आपने गलत बोल दिया, 0.1 बढ़ाना था, कुछ बढ़ा चढ़ा के बात करनी थी तो आपने 11 बोल दिया, ये भी गलत है। तो मुझे लगता है, हाँ मैं मानता हूं यहाँ पर जिस लेवल की इनकम है उस लेवल का रियल एस्टेट का प्राइस बहुत ज्यादा है, घर महंगे हैं। बट ऐसा नहीं कि इंडिया ही अकेला है, बहुत सारी और कंट्रीज भी हैं जिसमें वेल एस्टैब्लिश के नाम मैं ले चुका हूं कंट्रीज के, वहां पर भी प्राइस टू इनकम रेशियो अनइवन है। आगे चलते हैं इनके अगले चैप्टर पे, जहां पे बात करते हैं ईएमआई टू इनकम रेशियो। सो लेट्स हियर इट आउट। आपकी इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा घर की ईएमआई भरने में जाता है? ये अगर 30 से 40% के बीच में होना तो इसे काफी समझा जाता है कि हाँ 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी इनकम का 40% से ज्यादा पैसा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। भारत में ये रेशियो 61% पे है, यानी कोई अगर 50,000 रुपए कमाता है ना तो 30,000 की तो सिर्फ ईएमआई देता है। और ये डेंजरस है, यही वो लेवल है जहां से डेट ट्रैप में लोग फंसते हैं। तो ये एक रियल प्रॉब्लम है, सिर्फ हाउस अफोर्ड ना कर पाने की बात नहीं है। लोग डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, स्ट्रेस में सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग लोन तो चलते भी इंसान की पूरी जिंदगी तक है। और उसके बाद सुसाइड्स भी हो रहे हैं। और फिर भी ये सब करके भी जो आप घर लेते हो ना, वो घर क्या आप सच में लेना चाहते हो, या वो घर भी हम कॉम्प्रोमाइज करके ले रहे हैं? सो इनका कहना है कि आज हम बात करें सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 61% ऑफ योर इनकम गोज इन ईएमआई इफ यू आर बाइंग अ हाउस। इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया में ये fincard.com है, वहां से इन्होंने आर्टिकल उठाया जिसमें स्पेसिफिकली अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात की गई, ईएमआई टू इनकम के रेशियो के बारे में बात करी। वहां पे 61% 2024 में आया था। सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं, आपने बोला डेट ट्रैप, डेट ट्रैप नहीं है। आज अगर आप 8-8.5% का लोन दे रहे हो तो एवरेज आउट प्रॉपर्टी 10% बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आप 2 से 2.5% एवरेज आउट मुनाफे में हो। इट इज नॉट डेट ट्रैप। चाहे आप डेट दे रहे हो बट आप 2-2.5% कमा रहे हो। फिर दूसरी बात आपने बोली स्ट्रेस। यार मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपका घर नहीं होगा तब ज्यादा स्ट्रेस होगा, या आपका घर एक बैंक लोन लेकर आप बनाएंगे और उसकी ईएमआई दे रहे होंगे तब ज्यादा स्ट्रेस होगा? फिर तीसरी बात तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी, मेरे को लगा मेरे को तो इन डेप्थ घुसना चाहिए, जिसमें इन्होंने बात की कि लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। आई हैव रेड ऑलमोस्ट 3 वेब पेजेस जहां पे मैंने लिखा कि सुसाइड ड्यू टू लोन रीपेमेंट्स। तो उसमें कारण निकल के आए, बोरोइंग के कारण सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अनसिक्योर लोन, जो हम यूजुअली सुनते हैं कि बजाज फाइनेंस से लोन कर लिया और उनके पीछे लोग पड़ गए, उससे सबसे ज्यादा जो है आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। फिर लोन पेमेंट्स फॉर फार्मर्स, किसी की यार फसल जल गई और बेचारा क्या करे, उसके पास तो बचा खुचा वो ही था, वहां फार्मर सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रेशर के कारण सुसाइड हो रहे हैं। इकलौता केस दिखा मुझे 3 वेब पेजेस देखने के बाद, वुमेन एंड्स हर लाइफ आफ्टर हाउस सीज्ड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोगों के हाउस सीज होते हैं बैंक के? यार ये मिनिमम परसेंटेज है, ये बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है, बट इन्होंने सुसाइड को इतना बड़ा चैप्टर बना दिया कि एक वीडियो जिसपे 50,000 व्यूज आ चुके हैं और लाखों में जाएंगे। लोगों को लगेगा कि होम लोन लेने से इतना स्ट्रेस हो जाता है कि सुसाइड कर लें, तो हम होम लोन छोड़ो घर ही नहीं लेते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब चलते हैं इनके अगले चैप्टर पे, जहां पे बात करते हैं रियल एस्टेट मार्केट फ्लडेड विद ब्लैक मनी। सो लेट्स हियर इट आउट। करोड़ का घर है ना, तो उस पे स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, अदर चार्जेस, ये सब मिला के लगभग
15 to 20% टैक्सेस लगते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए 20% मान लेते हैं। तो 1 करोड़ के घर पे ना 20 लाख के टैक्सेस लगते हैं। अब ये जो सारे टैक्सेस लग रहे हैं ना, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो या जीएसटी हो, ये हाउस की सेल प्राइस पे लगते हैं। इसके कारण क्या होता है कि लोग ये दिखाते हैं कि उन्होंने घर तो बहुत कम पैसे में खरीदा है और बाकी का पैसा वो ब्लैक मनी में देते हैं। तो ये जो 1 करोड़ का घर था ना, इसमें हम ये मानते हैं कि सर्कल रेट आधा था, यानी वो घर को आप 50 लाख में भी बिल्डर चाहे तो बेच सकता था। तो अब इसमें हम ये मानते हैं कि ये जो 1 करोड़ का घर है ना, इसमें किसी ने 50% वाइट दिया, 50% ब्लैक। 50% वाइट भी इसलिए दिया कि गवर्नमेंट का सर्कल रेट होता है कि मिनिमम इस प्राइस में तो डीलिंग होनी ही चाहिए, तो वो 50% था। तो जैसे ही वो घर ये दिखाया जाता है कि 50 लाख में बिका, तो क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी दोनों परसेंटेज में लगता है, तो 1 करोड़ पे अगर 20% लगता तो 20 लाख रुपए होता। जैसे ही वो 50 लाख पे लगा तो वो 10 ही लाख लगा, यानी सीधा सीधा 10 लाख जेब के अंदर, और बाकी 50 लाख बिल्डर को कैश में दे दो। तो जो घर एक ईमानदार आदमी, सैलरीड आदमी 1 करोड़ 20 लाख में खरीदता, वो एक करप्ट आदमी 1 करोड़ 10 लाख में खरीद रहा है। 10 लाख का फायदा वहां। इसके बाद क्योंकि उसकी वो काली कमाई है जो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं की, अब ये पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट अपनी इनकम डिस्क्लोज करने लगे तो एक तो ये जेल जाएंगे, ऊपर से इन पे 40-45% का टैक्स भी लगेगा क्योंकि करोड़ों में कमाते हैं। यानी इन्होंने 40% का तो इनकम टैक्स भी बचाया जो वो। तो अब इन्होंने बात की ब्लैक मनी इन्फ्यूजन इन रियल एस्टेट, जिसमें एग्जांपल दे रहे हैं रेजिडेंशियल में 50% पैसा कैश भी दे सकते हो, ब्लैक मनी दे सकते हो, 50% पैसा आप व्हाइट चेक में भी दे सकते हो। प्रांजल जी, थोड़ी सी रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन आप प्लीज नॉलेज लीजिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहले चीज क्लियर कर देता हूं, ऑल द लिस्टेड कंपनीज, जो कि आपको भी पता है सेबी रेगुलेशंस के अंडर आती है, दे कांट एक्सेप्ट अ सिंगल रुपी इन कैश। तो लिस्टेड कंपनी तो साइड कर देते हैं। दूसरी चीज आता हूं, मैं रियल एस्टेट में पिछले 15-16 साल से काम कर रहा हूं। रेजिडेंशियल मार्केट में ना के बराबर कैश एक्सेप्ट होता भी है तो 10-15%, वो भी बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं। किसी को कैश में एडजस्टमेंट करनी होती है तो कमर्शियल मार्केट में लगाता है, वहां जरूर 50% कैश कब जाता है, ब्लैक मनी चला जाता है, रेजिडेंशियल में नहीं होता। तीसरी चीज, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने बड़े ओपनली, बड़ा आसान है यार, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ना मैं पॉलिटिशियंस की साइड हूं, बड़ा आसान है बोलना कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का करप्ट ब्लैक मनी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिया की इकोनॉमी कैश बेस्ड इकोनॉमी है। आज किराने वाला, आज फार्मर, वेजिटेबल वाला, पिछले 5-6 साल पहले की बात करें तो बिल्कुल कैश था, आज तो भी यूपीआई ले लेते हैं। आज भी जमीन बिकती है ना, ये गुड़गांव से 50 किलोमीटर आगे, तो वो जमीन किसान जब बेचता है ना तो वो कैश लेता है। तो खाली बिजनेसमैन पॉलिटिशियन नहीं, ये हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि कैश इन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो जमीन का लेना देना, मैं मानता हूं ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट खाली पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन नहीं है जिनके कारण ये रेट बढ़ रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा सा दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट, थोड़े से शहर जाने पड़ेंगे, वहां जाकर आप देखोगे तो तब आपको समझ आ जाएगा कि कैश की इन्वॉल्वमेंट हर जगह है। इट इज नॉट जस्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड स्पेशली पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन। तो इनका ब्लैक मनी वाला पॉइंट भी बहुत कम रेलेवेंट है। अब आते हैं हम इनकी अगली एक्सप्लेनेशन पे, अगले चैप्टर पे, जहां पे कई चीजों के बारे में और बात करते हैं। 1.5 करोड़ में बेचेगा और बढ़िया वो 80 लाख रुपए चाहे तो वाइट मनी जनरेट कर लेगा, जिससे फिर वो बढ़िया फॉरेन हॉलिडे पे जाएगा और एक मर्सिडीज कार खरीद लेगा। तो ये सब हो रहा है हम लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, जिसके कारण आप, मैं, ज्यादातर इस देश के लोग जो ईमानदार हैं वो प्रॉपर्टीज खरीद ही नहीं पा रहे हैं। और फिर हम वही 70 लाख में जो पॉलिटिशियन ने फ्लैट खरीदा था ना, उसको 1 लाख रुपए महीने के रेंट पे लेके रहते हैं। और उस पर अगर हमें कील भी ठोकने जाए ना तो वो पॉलिटिशियन या उसका मैनेजर हमारे साथ आके बदतमीजी करते हैं कि इसका हर्जाना तो आपको भरना पड़ेगा। They keep on investing in real estate because real estate asset ऐसा है जो लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन देता है। ये मैं नहीं बोलता हूं, आप पास में जाकर कई रिकॉर्ड्स, कई सिटीज के रेट देख लो। तो यार मतलब गाड़ी लेना और ट्रिप करना, तो ये तो स्टॉक्स का भी मैं ये बात बोलूं
कि किसी ने स्टॉक्स खरीदे जो कि 30 रुपए के थे और आज 300 रुपए के हो गए, तो वो जो बचे हुए 270 रुपए पर स्टॉक्स थे उससे उन्होंने लाखों और करोड़ों बनाए, आज वो वर्ल्ड ट्रिप पे क्रूज पे जा रहे हैं। तो कोई लॉजिकल बात थोड़ी है यार, कम ऑन। आगे चलते हैं, आगे इनकी बात सुनते हैं, आगे अगले चैप्टर में क्या बोलते हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इट्स अ टेक्निकल टर्म, लेट्स हियर इट आउट। कि आप एक प्लॉट में प्लॉट साइज का कितने टाइम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो ये हर एरिया का अलग अलग होता है। ये रोड विड्थ पे भी डिपेंड करता है। मेन रोड में जो सड़कें हैं, जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जहां जो सड़कें ज़्यादा ट्रैफिक झेल सकती हैं, वहां ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना अलाउड होता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक वो केटर कर सकती हैं। गली में कोई है, वहां अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाना अलाउ हो जाएगा तो गली में ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो इन बातों से ये सब डिसाइड होता है कि कोई प्लॉट पे उसके साइज का कितने टाइम्स कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब ऑन एन एवरेज दिल्ली में FSI है 3.5, मुंबई में है 5, लेकिन अब कुछ और सिटीज में आपको बताता हूं। जैसे टोक्यो में है ये 20, सिंगापुर में 25, न्यूयॉर्क में 15। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फॉर सिंप्लिसिटी, ये एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है कि मान लो मुंबई का अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि FSI है 5 टाइम्स और ग्राउंड कवरेज रेशियो है 50%। यानी अगर कोई 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है ना, तो आप उसमें 1000 स्क्वायर फीट में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, क्योंकि ग्राउंड कवरेज रेशियो 50% है और FSI है 5। यानी आप प्लॉट का 5 टाइम्स ही बना सकते हो। प्लॉट साइज है 2000, उसका 5 गुना हो गया 10,000। यानी कोई बिल्डर क्या करेगा, उस 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में वो शायद 10 फ्लैट बनाएगा 1,000 स्क्वायर फीट के, क्योंकि प्लॉट साइज का 5 गुना ही बन सकता है। अब हम मानते हैं कि वहां वो जो एरिया है वहां पे लैंड का प्राइस है 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट, तो वो लैंड ही हो गया 20 करोड़ रुपए का। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अगर वहां 10 फ्लैट बनने वाले हैं और वो लैंड 10 फ्लैट्स में डिवाइड होने वाला है, तो बिफोर कंस्ट्रक्शन वो फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई। उसके बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होने वाला है, टैक्सेस हैं, अप्रूवल्स हैं, बहुत कुछ। बेयर मिनिमम आपको वो फ्लैट 3 करोड़ रुपए का तो पड़ने ही वाला है। लेकिन सोचो अगर FSI डबल हो जाए यानी अब 10 फ्लोर की जगह अगर बिल्डर 20 फ्लोर बना सके तो क्या होगा? ये जो लैंड प्राइस पहले एक फ्लैट के पीछे 2-2 करोड़ रुपए आ रही थी ना, क्योंकि 20 करोड़ का लैंड था और 10 फ्लैट थे। अब 20 फ्लैट है और लैंड तो 20 ही करोड़ का है, तो क्या होगा? एक फ्लैट के पीछे ना अब 1 करोड़ रुपए ही प्रोपोर्शनेट लैंड प्राइस है और हम बाकी सारी चीजों की कॉस्ट 1 करोड़ मान लेते हैं, तो फ्लैट थ्योरेटिकली 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब ये ज्यादा सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही किसी एरिया का FSI बढ़ता है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अब वहां आप ज्यादा फ्लोर बना सकते हो तो बिल्डर ज्यादा कमा सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि लैंड की प्राइस ना बढ़े FSI के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि जो लैंड पहले 2 करोड़ रुपए पर फ्लैट पड़ रहा था वो अब 1 करोड़ पड़ेगा। पूरा बेनिफिट पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि लैंड का प्राइस जो 20 करोड़ था वो शायद 30 करोड़ हो जाएगा। तो ये कहीं बीच में होता है, थोड़ा फायदा बिल्डर को होता है। तो इन्होंने फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में बात की, बड़े अच्छे वे में समझाया। बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया में फ्लोर स्पेस इंडेक्स कम है, इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स या बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं दिखते। बट इन्होंने सोचने के लिए बोला, तो मैं भी एक चीज बोलता हूं आपको। सोचो अगर वाटर रिप्लेसमेंट के चक्कर में दिल्ली NCR में पानी खत्म हो जाए, वो हाई राइज बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर्स का क्या होगा? तो यार ग्राउंड वाटर तो वैसे ही जा रहा है। अगर एक ही जगह पे हम लंबी लंबी बिल्डिंग्स बना देंगे और उसे डेंसली पॉपुलेटेड कर देंगे, पानी तो खत्म हो जाएगा ना। तो सोचने के लिए बोला, तो मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सोचो, अब मैं पूछता हूं आपसे, सोचो इंडिया में सिर्फ टॉप वही 8-9 सिटीज ही रहे। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो एक्सपैंड वैसे तो नहीं होगी, वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगी, तो 10 सिटीज ही रहेंगी। और इंडिया बिहड़ रहे और इंडिया में भैंसे चरे, कोई बात नहीं। तो आप एक बात समझिए, देखो हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, बट आप सिर्फ कॉन्स पकड़ के सामने रखोगे ना तो उसका कुछ फायदा भी हुआ है। उसका फायदा ये है कि कहीं ना कहीं हमारी इंडिया कंट्री इतनी वास्ट है, हम हॉरिजॉन्टल भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो खाली सिर्फ डिग्रेड करने के लिए कि महंगे क्यों है प्राइस, वो इस कारण प्राइस है, हम पॉइंट नहीं रख सकते, हमें पूरी कहानी शेयर करनी चाहिए। तो इसके बाद मेरे ख्याल से इनका कंक्लूजन आता है, तो कंक्लूजन सुन लेते हैं, लास्ट में मैं भी अपना कंक्लूजन दूंगा। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। आप इस देश में घर अफोर्ड नहीं कर सकते। आयरनी है लेकिन यही सच है। और गवर्नमेंट्स ये बोलती रहती है हमेशा कि हम FSI बढ़ा देंगे तो जाम लगेगा, फिर आप हमें बोलोगे। हम आपको बोलेंगे
क्योंकि आपने टाइम पे मेट्रो नहीं बनाई, आपने टाइम पे ओवरब्रिजेस नहीं बनाए, आपने टाइम पे जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं बनाया, सड़कों पे से आपने कब्जे नहीं हटाए। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो करप्शन की भेंट चढ़ा हुआ था। तो ऐसे में अगर एक आम इंसान सरकार से कंप्लेन करता है, किसी भी सरकार से, हर सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये कंप्लेन बहुत ही वैलिड है। उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ हट के रहा होगा। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनीवन। मुझे सॉल्यूशन तो कोई मिला नहीं। आपने बोला था शुरुआत में इस वीडियो में आप सॉल्यूशन देंगे। यस, एज अ इंडिया वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड आई एक्सेप्ट इट। हम धीरे धीरे करके चेंज भी हो रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, हमारे हाईवेज भी बन रहे हैं, हमारे रैपिड ट्रेन्स भी बन रही है, मेट्रोज भी बन रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स भी बना रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। इसी के साथ साथ आज मैं बात बोलूं, आपके पास बिल्कुल राइट्स हैं कंप्लेन करने के लिए, बट पूरी इंडस्ट्री को डिग्रेड करने के राइट्स नहीं है। सो आई विल जस्ट से वन थिंग, दैट यू हैव बीन इलॉजिकल इन मेनी थिंग्स, यू शुड एक्सेप्ट इट। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को लॉजिकली एक्सप्लेन करोगे मेरे पॉइंट्स और आप बताओगे कि गौरव आप इस जगह गलत हो, and I'll accept it by open hands. In the end, I'll just say now you have to sign off, Mr. Pranjal Kamra. So sorry to say this thing, Indian real estate को please ऐसे degrade मत कीजिए. Thank you. Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.